आज क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विषय विज्ञान का हम शुरू करने जा रहे हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे अपने आसपास की जितने भी हम चीजें देखते हैं वो किस किस प्रकार की हैं। उनमें नंबर 1 पे हम पाते हैं सजीव। सजीव वो हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन के लक्षण है, यानी कि लिविंग। दूसरी श्रेणी आती है निर्जीव की, यानी जिनमें कभी जीवन था ही नहीं, इन्हें हम बोलेंगे नॉन लिविंग या निर्जीव। और तीसरे नंबर पे आते हैं मृत, यानी कि डेड। डेड वो हैं जिनमें जीवन तो था पहले, लेकिन अब वर्तमान में उनके जीवन का कोई लक्षण उनमें मौजूद नहीं है। अब जैसे मैं कहूं एक शेर, आप कहेंगे वो लिविंग है, सजीव है। पत्थर का टुकड़ा या पत्थर, आप कहेंगे वो निर्जीव है क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। लेकिन ऐसे भी जीव जिनमें पहले तो जीवन था लेकिन वर्तमान में जीवन का कोई लक्षण उनमें नहीं दिख रहा है, वो क्या है? डेड। अब ऐसा ही एक उदाहरण मैं कहूं कि जैसे एक लकड़ी की मेज है, तो वो इन तीनों में से किस श्रेणी में बैठेगी? सजीव, निर्जीव या मृत? तो अगर हम ध्यान से देखें और इस परिभाषा को पाए तो हम देखते हैं कि भाई लकड़ी कभी ना कभी किसी एक पेड़ का हिस्सा रही है, एक वृक्ष का हिस्सा रही है, और जब वो वृक्ष था उसमें जीवन के लक्षण थे। अब उसमें जीवन के लक्षण नहीं रहे, तो इसलिए लकड़ी की मेज जो है मृत है। ऐसे ही 2 प्रश्न और सोचिए अपने दिमाग में कि आपके जो चमड़े के जूते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, और आपकी कॉटन की जो शर्ट है या कॉटन के जो कपड़े हैं वो आपके किस श्रेणी में आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो स्पष्ट हुआ कि हमारे चारों तरफ 3 प्रकार के वस्तुएं हैं, या वो सजीव होंगे, लिविंग, नॉन लिविंग और डेड, सजीव, निर्जीव या मृत। अब बात ये आती है सजीव पर, यानी सजीव क्या है? हमने कहा जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन है। अब जीवन क्या है? अब इस प्रश्न को अगर हम देखें कि भाई व्हाट इज लाइफ, तो हमें 2 तरफ सोचना पड़ता है, एक जैव वैज्ञानिक तरीके से और एक दार्शनिक तरीके से। दार्शनिक तरीके में जीवन की क्या परिभाषाएं हैं वो तो हमारा विषय क्षेत्र नहीं है, लेकिन जीव वैज्ञानिक रूप से जीवन क्या है वो हमारा क्षेत्र है और हम इस पे चर्चा करेंगे। अब मैं कहूं कि भाई जंतु जो है आपने उसे जीवित माना है, जंतु यानी एनिमल्स को आपने कहा वो जीवित है। क्यों है वो जीवित? आपने कहा, सोचा ध्यान से और कहा कि जी वो घूमते फिरते हैं, चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, बोलते हैं, इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक कि भाई उसमें मूवमेंट है, वो बोल भी रहे हैं, इसलिए आपने उन्हें कहा कि ये जीवित है, ये मृत नहीं है। अगर एक डेड बॉडी पड़ी होगी तो आप कहेंगे कि भाई इसमें कोई जीवन के लक्षण नहीं है इसलिए वो डेड है, लेकिन आपने कहा कि ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, इसलिए जीवित है। लेकिन तब क्या, अगर यही जंतु अगर सो रहे हैं, स्लीप, सोने की कंडीशन में, स्लीपिंग में है, तब ना तो ये चल रहे हैं और ना ये बोल रहे हैं, तब आप इन्हें क्या कहेंगे? तब भी आप इन्हें लिविंग कहेंगे। आप कहेंगे कि जो सांस ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, उनमें सांस है, सांसें ले रहे हैं, इसलिए वो जीवित है। ठीक, सांस ले रहे हैं, हमें महसूस हो रही है कि वो सांस ले रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें जीवन की श्रेणी में रख दिया, सजीव की श्रेणी में रख दिया। अब पेड़ पौधों के बारे में क्या कहेंगे आप? ना तो वो गति कर रहे हैं और ना हमें पता लग रहा है कि वो सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि जंतुओं में हमें स्पष्ट दिखाई देती है श्वसन क्रिया, लेकिन पेड़ पौधों में तो नहीं दिखाई दे रही है। तब इन्हें क्या कहेंगे?
तब आप एक नया टॉपिक निकालेंगे, नया एक बात कहेंगे जी वो हरे हैं, हरे दिखाई दे रहे हैं, तो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं तो वो जीवित है। अगर वो सूख जाएंगे तो वो मृत हो जाएंगे, वो जीवित नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब एक और प्रश्न आ जाता है, अब उन पेड़ पौधों का क्या जो हरे नहीं है लेकिन पेड़ पौधे हैं? बता सकते हो ऐसे पेड़ पौधे का नाम जो हरा हो? हरा तो नहीं है लेकिन पेड़ पौधा है, प्लांट्स की श्रेणी में है। तो अगर कुछ बच्चे सोच पाए होंगे तो आपको जरूर याद आया होगा कवक के बारे में। कक्षा 9th में आपने पढ़ा है फंजाई के बारे में कि इनमें क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही तो प्लांट्स हरे होते हैं। अब कवकों के बारे में क्या, ये तो हरे नहीं है, तो फिर ना इनमें गति है, ना इनका सांस दिखाई दे रहा है, ना ये हरे हैं लेकिन ये जीवित है। क्यों? अब आप कहेंगे कि कवक के अंदर आपने एक लक्षण देखा, वो है उसकी एक प्रकार वृद्धि, कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, उनमें ग्रोथ है, छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। तो यानी ये ग्रोथ भी, वृद्धि भी एक प्रकार की गति ही है। अब गति को अगर हम देखें तो गति विभिन्न रूपों में है। एक सक्रिय या स्पष्ट गति जिसे हम कहते हैं, जैसे इसका एक फॉर्म वृद्धि हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। दूसरा इसका गमन हो सकता है। गमन का मतलब लोकोमोशन, लोकोमोशन। गति और गमन में क्या अंतर है अगर मैं पूछूं, तो इसमें एक स्पष्ट अंतर है बच्चों। गति की जब हम बात करते हैं तो गति में वृद्धि भी मैंने कहा एक श्रेणी रखी है हमने। गमन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति दिखाना। तो वो गमन लोकोमोशन कहलाएगा। लेकिन वो एक मूवमेंट भी है, क्योंकि चेंज तो आया है उसमें। वृद्धि में छोटे से बड़ा आकार में चेंज आ रहा है, तो वो भी एक तरह की क्या है, मूवमेंट है। अगर पेड़ पौधे स्विंग कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का मूवमेंट है, बट इट इज नॉट लोकोमोशन। वो गमन नहीं है, क्योंकि उन्होंने जगह नहीं छोड़ी है, अपनी स्थिति नहीं बदली। पूरा जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं गया है। तो इसका मतलब ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, यानी सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट तो हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। क्लियर? चलिए, तो हमने देखा कि भाई कवक वृद्धि कर रहे हैं, इसलिए वो लिविंग है। अब और ज्यादा सोचते हैं थोड़ा सा उन जीवों के बारे में, क्या जो ना वो हरे हैं, ना वो मूवमेंट यानी उनमें गति है, लेकिन फिर भी वो जीवित है। ये बात तो कवक के बारे में भी आई थी, लेकिन उनमें वृद्धि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है हमें। वृद्धि अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है तो ऐसे जीव कौन है? ऐसे जीव हैं बच्चों एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीवों में आपको स्पष्ट रूप से वृद्धि जो है परिलक्षित नहीं होती, दिखाई नहीं देती। और जब एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि भी दिखाई नहीं दे रही है, तब हम इन्हें कैसे सजीव मान लें? दैट इज द क्वेश्चन। अब प्रश्न यहां पे आपके अटका है। फिर बात आती है कि अब ऐसे एक कोशिकीय जीव जिनमें स्पष्ट रूप से वृद्धि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उनमें एक गति है कोशिकाओं के अंदर, उनके अणुओं की गति। कोशिका के अंदर कोशा द्रव्य है, कोशा द्रव्य में अणु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे, लेकिन ये गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही, इसलिए हमने इसे स्पष्ट गति नहीं कहते, ये आणविक गति कहलाती है। तो एक बात तो क्लियर हुई कि जो स्पष्ट गति है वो जीवन का यानी वो सजीव होने का
परिभाषित लक्षण नहीं है। कौन सी गति? स्पष्ट गति। स्पष्ट गति या सक्रिय गति जीवन का, सजीव होने का परिभाषित लक्षण नहीं है, परंतु आणविक गति जीवन का परिभाषित लक्षण है। अर्थात कहने की बात यह है, हम इस बात को यहां से लेके यहां तक इसलिए लेकर आए हैं कि हम जान सके वास्तव में जीवन क्या है, सजीव क्या है। तो वे प्राणी या वे वस्तुएं जिनमें आणविक गति है वो सजीव है। अब एक कोश के जीव, जैसे मैंने बताया था यीस्ट को अगर आप देखें, एक कोशिकीय है और उसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं हो रही थी, लेकिन आणविक गति थी, इसलिए वो सजीव है। अब यहां पर भी आकर यहां पे आके बैठ जाता है बीच में विषाणु। जी व्हाट अबाउट वायरस? वायरस जब तक किसी सजीव के शरीर में, अपने होस्ट के शरीर में, अपने पोषक के शरीर में प्रवेश ना करे, तब तक उसमें आणविक गति नहीं होती। और जैसे ही वो अपने होस्ट के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट आ जाता है, आणविक गति आ जाती है। और जब उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट आ जाता है तो वो सजीव की तरह व्यवहार करने लगता है। तो आज तक ये बात एक कहना चाहिए कि ये बात स्पष्ट नहीं है, हम वायरस को सजीव माने या निर्जीव माने। इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहा गया है। वायरस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग। संयोजक कड़ी है। ऐसे जीव जिनमें एक से अधिक वर्गों के लक्षण होते हैं वो संयोजक कड़ी कहलाते हैं। और ऐसा ही एक संयोजक कड़ी जीव हमारे बीच में है। कौन? वायरस यानी कि विषाणु। इज दैट क्लियर? लेकिन यह तो स्पष्ट हुआ कि अगर जीवन के लक्षण इसे दिखाने हैं तो इसमें आणविक गति होनी चाहिए। इतने हिस्से का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इससे आगे फिर हम बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हुआ भाई कि विषाणु हो चाहे जंतु हो, उन सब में आणविक गति मौजूद है। आणविक गति के बिना उनमें जीवन के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। जैव प्रक्रम को लिख देता हूं मैं फिर से, थोड़ा मिट गया है ये। आणविक गति, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, आणविक गति। हर एक बात एक प्रश्न लेकर आती है। जब तक हम क्यों, कब, कहां, कैसे, किस तरह का जवाब नहीं देंगे तब वो बात वैज्ञानिक रूप से परिलक्षित नहीं होती। तो भाई बात यह आ जाती है कि ये आणविक गति की आवश्यकता क्या है, क्यों हो रही है आणविक गति, क्यों कर रहे हैं जीव इस गति को। तो उसका सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर हम कक्षा 9th पर जाएं तो हमने देखा कि जो जीव हैं उनका शरीर ऊतकों से बना है और ऊतक कोशिकाओं से निर्मित है। कोशिकाओं के अंदर ऊतक है, आपने बताया ऊतक बने हैं कोशिका के, और कोशिका के अंदर है कोशिकांग। एक व्यवस्था है, एक सुसंगठित है ना, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर। और जैसे जैसे वक्त बीतता है, वातावरण, पर्यावरण की दशाओं के कारण यह व्यवस्था टूटती है। अगर यह व्यवस्था टूट जाए तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो जीवन है, जो जीवन के लक्षण हैं वो टूटेंगे, यानी कि जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इस व्यवस्था को मरम्मत करने के लिए,
इसकी मेंटेनेंस के लिए, अनुरक्षण के लिए हमें अणु चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे अणुओं से मिलकर बने हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स अणुओं से मिलकर बने हैं, तो हमें ये अणु चाहिए। और ये अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए चाहिए, इसलिए हमारी कोशिका के अंदर इन अणुओं की गति होती है। और जब तक ये गति है, जब तक जीवन है, जब तक अनुरक्षण है, जब तक मरम्मत है, जब तक ही जीवन है। जैसे ही ये व्यवस्था टूटती है तो जीवन समाप्त। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई जीवन के लिए, सजीव होने के लिए इन आणविक गति की आवश्यकता क्यों है। अब हम आते हैं जैव प्रकर्म पे, जो हमारे आज यूनिट का नाम है जैव प्रकर्म। इसको पकड़ते हैं फिर से। कि जी फिर जैव प्रकर्म लाइफ प्रोसेस क्या है। अब हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में अनुरक्षण करने के लिए जितने भी प्रकर्म अपनाए जाते हैं, जितने भी प्रोसेस प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सारे के सारे सामूहिक रूप से जैव प्रकर्म कहलाते हैं। चाहे वो जैसे कि पोषण हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो परिसंचरण हो, चाहे वो उत्सर्जन हो, ये मुख्य मुख्य बताया है मैंने, क्योंकि आपके जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार हम इन जैव प्रकर्म को डिस्कस करेंगे, उनके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे सम्मिलित रूप से क्या है, जैव प्रकर्म। यानी जीवन को अनुरक्षित रखने के लिए, मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए जो प्रकर्म अपनाए जा रहे हैं वो हैं जैव प्रकर्म। अब हमने कहा कि भाई अणुओं से मिलकर बना है, अब अनुरक्षण रखना है, मेंटेनेंस रखनी है, रिपेयर करनी है, मरम्मत करनी है। तो मरम्मत कैसे होगी? मरम्मत के लिए तो चाहिए ऊर्जा, मटेरियल चाहिए। ये कहां से आएगा? ऊर्जा कहां से आएगी? ऊर्जा आएगी किसी ना किसी ऊर्जा के स्रोत से, एनर्जी। ऊर्जा कहां से आएगी? ऊर्जा के स्रोत से। आपने पढ़ा है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। अब ये कार्य करने की क्षमता के लिए आपको एक स्रोत ढूंढना है। ये स्रोत आपके शरीर के भीतर नहीं है, ये स्रोत शरीर से बाहर है। और वे जो आपके शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं भोजन। उसे हम क्या कहते हैं? भोजन, यानी कि फूड। अभी डिटेल करेंगे आगे इसकी, जब हम पोषण को पढ़ेंगे डिटेल में तब हम इसमें और आगे जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में, ब्रीफ में इन सब के बारे में बता रहा हूं। तो भाई भोजन ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन हमने अभी एक बात पहले कही थी कि भाई जो जीवन है उसमें ऊर्जा तो चाहिए, उसके साथ साथ वृद्धि भी चाहिए। तो वृद्धि के लिए जो कंपोनेंट्स हैं, जो तत्व हैं, जो अणु हैं, वो भी हमें इसी भोजन से चाहिए। तो यानी कि फूड हमें ऊर्जा और वृद्धि के लिए जरूरी हो गया। और इसके साथ साथ जो शरीर की टूट फूट और मरम्मत है, टूट फूट और मरम्मत है, वो भी तो हमें भोजन से ही मिलेगी। आप देखते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा लॉस हो जाता है, ज्यादा हानि हो जाती है। तो मेंटेनेंस करने की, अनुरक्षण करने की, टूट फूट मरम्मत को जोड़ने की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ज्यादा वो पदार्थ चाहिए। सामान्य जीवन में वो पदार्थ कम मात्रा में चाहिए। समझे इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भोजन की। तो भोजन वो है जो हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी है और हमारे शरीर की टूट फूट और मरम्मत करता है। और अगर इसमें एक पॉइंट और जोड़ दूं मैं, वो जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है, प्रतिरक्षा देता है। तो ये सारे के सारे गुण एक
भोजन में होने चाहिए। दैट अब भाई भोजन है, सब गुण है, और वो भोजन आपके शरीर से बाहर रख दिया गया, तो क्या आपको ऊर्जा मिल जाएगी? क्या आपकी वृद्धि हो जाएगी? आप हंसेंगे, आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा? कब तक नहीं होगा ऐसा? आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा आपको कहते हैं कि भाई बच्चों दूध पियो, फल खाइए, तो इसका मतलब है जब तक हम उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे, तो इनका शरीर में ग्रहण करना, अंत्य ग्रहण करना, इनको शरीर के भीतर स्थानांतरित करना भी जरूरी है। और भोजन को शरीर के भीतर ले जाने की प्रक्रिया का नाम ही क्या है? पोषण है। यही पोषण है, क्योंकि ये सारे कोशिकांग अणुओं के बने हैं। किसके बने हैं? अणुओं के बने हैं। और इस पृथ्वी पर जो हमारा भोजन है ना, अणु जो हमें भोजन से मिल रहे हैं, वो मुख्य रूप से कार्बन आधारित है, कार्बन पे बेस है, कार्बन रिच है, यानी उसमें कार्बन आधारित है। और कार्बन जो वातावरण में है वो सरल रूप में भी है और जटिल रूप में भी है, उसके अलग अलग रूप है। तो जिस प्रकार का रूप है उसी प्रकार की पोषण विधि ये जीवधारी अपना लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनका जो बाहर भोजन है वो किस रूप में वो ले रहे हैं, उसी आधार पर उनकी पोषण विधियां हो जाती है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ पोषण, हमने पोषण के अंतर्गत भोजन को लिया और किसी विधि द्वारा अंतःग्रहण किया। लेकिन इसमें एक चीज और है, हमने इन कार्बनिक पदार्थों को चाहे किसी ना किसी रूप में बाहरी वातावरण से लिया, पोषण की कोई ना कोई विधि अपनाई, लेकिन हमें इनसे लेनी है ऊर्जा। और जब हमें इनसे ऊर्जा लेनी है तो कम से कम हमें एक कांस्टेंट, एक जो सबके लिए उभयनिष्ठ हो वो पदार्थ चाहिए जो हमें ऊर्जा प्रदान कर सके, चाहे हमारी पोषण की कोई भी विधि रही हो। और मैं बता दूं बच्चों कि वो पदार्थ है ग्लूकोज, जो हमें ऊर्जा देगा। और भी छोटी इकाइयां हैं अलग अलग पदार्थों की, लेकिन यहां मुख्य रूप से मैंने एक ही इकाई का इस्तेमाल किया है कि भैया कम से कम हमें चाहे पोषण की कोई भी विधि अपनाई हो, उसे एक उभयनिष्ठ, एक कांस्टेंट मॉलिक्यूल में बदलना जरूरी है, जिससे हम ऊर्जा ले सके, और उसे बदलना जरूरी है। ये सारा का सारा होता है पोषण विधि के अंदर। ठीक, हमने भोजन ले लिया, भोजन को उस कांस्टेंट यूनिट में भी बदल लिया जिसमें हम बदलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ऊर्जा कहां है? ऊर्जा तो नहीं है। अब ऊर्जा कैसे प्राप्त हो? ऊर्जा लेने के लिए स्टूडेंट हमें इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना होगा। ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब ग्लूकोज के अणु C6H12O6, बच्चे बहुत जानते होंगे ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में बंध के द्वारा बंधे हुए हैं। और जब ये बंध टूटेंगे और नए अणु बनेंगे, देखिए केमिस्ट्री में, रसायन में एक बात समझ लीजिए, ऊर्जा कैसे रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। जब बंध टूटते हैं और जब नए मॉलिक्यूल से बंध बनते हैं, तो इनमें बंध के टूटने में और बंध के बनने में ऊर्जाओं का जो अंतर है, एक में उनके रिलीज करने का और दूसरे में उनके ग्रहण करने का, जब ये अंतर होता है तब ही ऊर्जा रिलीज होती है। अर्थात टूटने में ज्यादा ऊर्जा निकले और नए अणु बनने में कम ऊर्जा प्रयुक्त हो, तो हमारे पास ऊर्जा बचती है, और ये ऊर्जा हमें मिलती है ग्लूकोज के अणु के टूटने से। तो ग्लूकोज का अणु कैसे टूटेगा? इसे टूटने के लिए चाहिए कौन? ऑक्सीजन, O2 चाहिए भाई। ग्लूकोज का अणु जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, मिलके इसका विखंडन होगा, दहन होगा इसका। जब तक इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, हालांकि ये मैं मैक्सिमम केस में बता रहा हूं, कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें बिना ऑक्सीजन के भी अणु टूट रहा है, लेकिन वहां ऊर्जा कम मिल रही है। लेकिन हम मुख्य धारा की बात कर रहे हैं
कि इस ग्लूकोज का टूटना जरूरी है, और जब ये टूटेगा तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए भाई। अब ऑक्सीजन को भी बाहर से लेना है। अब ऑक्सीजन को शरीर से बाहर लेने की जो क्रिया है और उसके द्वारा ग्लूकोज को तोड़ के जो ऊर्जा बनाने की क्रिया है वो आ जाती है किसमें? श्वसन में, यानी रेस्पिरेशन। अब हो जाता है रेस्पिरेशन, श्वसन। अब श्वसन के बाद ऊर्जा आ गई। अब प्रश्न आता है कि भाई एक कोश के अगर जीव का शरीर है, छोटा शरीर है, तो कोई बात नहीं, वातावरण से ही दोनों चीजें ली जा रही है, वातावरण से ही ऑक्सीजन है, वातावरण से ही भोजन है, शरीर छोटा है, तो सामान्य विसरण विधि के द्वारा ये चीजें शरीर के भीतर जाएंगी और ग्लूकोज का या भोजन का टूट जाएगा और जीव को ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन उन जीवों का क्या, जिनका शरीर विशाल है, बड़ा हो रहा है, जैसे हम बहुकोश के जीव हैं, हम में तो विसरण विधि कारगर नहीं है, क्योंकि विसरण विधि तो सतह से होती है, सतह के भीतरी भागों का क्या। तो उसके लिए हमें चाहिए एक वेल ऑर्गेनाइज, सुसंगठित ऑर्गन सिस्टम, एक तंत्र चाहिए, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जो शरीर के भीतर तक ले जाए। अब लेकिन इन्हें वहां तक ले जाने का कार्य करने के लिए एक और सिस्टम चाहिए जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके, और ये होता है कौन? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो पूरे बहुकोश के जीवों के शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कर सके, उसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमें एक नए जैव प्रकर्म की जरूरत पड़ती है, एक लाइफ प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कह रहे हैं परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, लिविंग्स हो, बहुकोश के शरीर हो, तो एक वेल डेवलप्ड उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। क्लियर? अब जब ग्लूकोज का अणु टूटेगा, उसका विखंडन होगा, या दूसरे पदार्थ जो हम पोषण के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, जब वो विखंडित होंगे, तो क्या सारे के सारे पदार्थ ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा? 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल बनेंगे, वज्र पदार्थ बनेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनेंगे, और इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का हमारी बॉडी से बाहर निकलना भी जरूरी है, अन्यथा ये होते हैं पॉइजनस, विषैले, और हमारे शरीर की कोशिकाओं को मारना शुरू करते हैं। तो इसलिए इनके शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम है, उसके लिए हमें एक और सिस्टम चाहिए, एक और लाइफ प्रोसेस चाहिए, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में ये विभिन्न प्रकार के लाइफ प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन करे रखते हैं। तो आज आपने सीखा सजीव वो हैं जिनमें गति पाई जाती है। सक्रिय गति जीवन का लक्षण नहीं, परिभाषित लक्षण नहीं है, लेकिन आणविक गति जीवन का परिभाषित लक्षण है। अब हमारे जीवन में आणविक गति की आवश्यकता क्यों है जीवों को? क्योंकि उन्हें अपने जो ऑर्गेनेल्स हैं, अपना जो शरीर का संगठन है, उसकी जो टूट फूट हुई है, उसे मेंटेन करके रखना है, इसलिए इन आणविक गति की आवश्यकता है। ये अनुरक्षण, ये मेंटेनेंस बनाने के लिए जितने भी प्रोसेस यूज किए जाते हैं, जितने भी प्रोसेस हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसमें कुछ मुख्य मैंने आपसे बताए हैं। उनमें एक है न्यूट्रिशन यानी पोषण, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, और चौथा है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम मिलकर हमारे शरीर के जीवन प्रदान करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इन एक एक लाइफ प्रोसेस को, डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। और एक प्रश्न आपके लिए है, हमने कहा था कि जंतुओं में सक्रिय गति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्या आप ऐसे किसी जंतु के बारे में जानते हैं जो जंतु तो हैं लेकिन पेड़ पौधों की तरह स्थिर रहते हैं? कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू, वेलकम।